चलिए, कल का बेटा आपको मनी सप्लाई याद है सबको? जो लास्ट क्लास में किया था हमने। जी सर। 4 होते हैं, M1, M2, M3 और M4। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। चलिए, अब तो हम इसके बारे में एक एक वर्ड, एक एक पॉइंट्स लिखेंगे। तो लिखिए नोट्स। नोट्स पहला बेटा, अच्छे तरीके से नोट लिखने हैं और न्यूमेरिकल पोर्शन भी मैंने कराना है। M1 is the first money supply. Is the first money supply. It is also known as transaction money. It is also known as transaction money. ये आपने बेटा ध्यान रखना है। ट्रांजैक्शन मनी मतलब M1 का दूसरा नाम हो गया ट्रांजैक्शन मनी। एज इट्स कैन बी डायरेक्टली यूज्ड, कैन बी डायरेक्टली यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रांजैक्शंस, for making transactions। मतलब M1 को बोला जाता है ट्रांजैक्शन मनी। मतलब कोई आपसे या क्वेश्चन पेपर पे लिखा हुआ आ जाए, जान के फाइंड आउट द ट्रांजैक्शन मनी, तो ट्रांजैक्शन मनी क्या है? M1। चलिए आयुष, आवाज आ रही है? यस सर। चलिए सेकंड पॉइंट, M1 इज द मोस्ट, मतलब M1 ही, मतलब ये भी M1 और ये भी M1 इज द मोस्ट लिक्विड measure of money supply। मतलब जैसे हम मनी को बोल देते हैं कि मनी जो है, पैसा, वो लिक्विड की फॉर्म में है, तो M1 सबसे पहला वाला है जो लिक्विड फॉर्म में है। थर्ड पॉइंट, करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक, with the public, currency and coin with the public। क्या मतलब है आयुष इसका? सर जितने भी कॉइन्स और करेंसी टोटल वॉल्यूम नोट्स में हैं, पब्लिक के पास है। हाँ, तो इसका मतलब इट कंसिस्ट द करेंसी, नोट्स एंड कॉइन्स held with the public, with the public। चलिए फटाफट 3 पॉइंट्स नोट कर लीजिए। काफी सारे पॉइंट डिस्कस होंगे और उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा। आज की क्लास में मनी सप्लाई होना है। हो गया नोट डाउन? हाँ जी सर। यस सर। बेटा सबको एक चीज बताइए, बार्टर एक्सचेंज या सिस्टम समझ आ गया था? यस सर। हाँ जी सर। एक ना मैंने इसकी ना केस स्टडी लिखी थी, मैंने खुद बनाई थी। तो मैं ना एक केस स्टडी का एक सिंगल पेज आपको भेजूंगा, मगर उसका आंसर बेटा मुझे कल चाहिए या रात तक चाहिए। केस स्टडी है, 1 पेज की है, पूरी रीडिंग मारना, और कल क्लास होने से पहले उसका आंसर भी आपको सेंड कर दूंगा कि इसका आंसर ये है।
ऐसे लिखना था आंसर। समझे बात? थोड़ा सा आपको भी एक्सपीरियंस हो कैसे केस स्टडी अटेम्प्ट होती है। एक पेज की केस स्टडी है बेटा। चलिए नोट सर। नंबर, हाँ जी बोलो। सर आज मेरा ना स्कूल में नेशनल इनकम का टेस्ट लिया था मैम ने, तो उसमें बड़े अजीब अजीब से क्वेश्चन पूछे थे। मैं आपको एक बार भेज दूंगा, आप बता भेज देना। दियो, भेज दियो बेटा। मैं तो आपको शुरू से एक ही चीज बोल रहा हूँ, ऑनलाइन चल रही हैं क्लासें, आप प्लीज साथ साथ करिए। आपको थोड़ी सी समझ आ गई है, अब आप अकाउंट्स के आंसर्स करके भेज रहे। सेम हेयर कि जो प्रैक्टिकल चैप्टर हो रहा है या प्रैक्टिकल है उसको आप बुक से देखें, एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, क्योंकि ना ये रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा बाद में। मैं ओके आपको सर। साफ बता रहा हूँ, रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। ये आयुष ध्यान रखियो, मैं तो आपको पहले से ही बोल रहा था। 3 महीने हो गए हैं, जुलाई चढ़ गया है, 5 तारीख हो गई है, जो महीना चढ़ा वो खत्म, और पेपर 100%। और मैं एक और चीज आपको बता दूं कि नेक्स्ट वेव अगर जल्दी आती है, ध्यान से सुन लीजिए, जो मेरे को लग रहा है नेक्स्ट वेव जल्दी आती है तो आपके एग्जाम डिले होंगे, डिले होंगे 100%। मगर नेक्स्ट वेव आती है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, तो आपके एग्जाम ऑन टाइम होंगे। ये भी देख लेना आप। अगर कैसे? 1-1.5 महीने, यार समझा नहीं, अभी जो ये वेव गई है, अब इतना ज्यादा सब कुछ ठीक हो गया है, समझा ना मेरी बात? तो हाँ सर। ऐसे ही अक्टूबर नवंबर में होगा, तो उसके बाद 2 महीने में सब कुछ सही, तो इसलिए पेपर ऑन टाइम होंगे। और अगर अभी आती है फिर एक और की एक्सपेक्टेशन होती है जैन के अंदर, तो फिर पेपर डिले होंगे, या आपका भी वही सिस्टम चलेगा कि जितने स्कूल में ज्यादा स्कोर कार्ड अच्छा होगा उतने ज्यादा नंबर ऐड ऑन होंगे, जैसे इस बार हुआ। तो ये मेरी ठीक सोच है है, सर। ये मेरी सोच है, क्योंकि मेरे माइंड में चल रहा है, मैंने बता दिए। चलिए, इसलिए ना ही आए, भगवान करे एक भी वेव छोटी मोटी आए और खत्म हो चक्कर, ऑफलाइन ही सारी पढ़ाई हो, ऑनलाइन का कंसेप्ट खत्म। मगर अब कुछ नहीं कह सकते। चलिए, करंट, करंट मनी या करेंसी, मतलब ऑन टाइम मनी या करेंसी मनी इज आल्सो नोन एज फेट मनी। ये एक और नाम आ गया, फेट मनी, FIAT, फेट मनी। तो कोई भी आपको ऐसे नाम यूज कर ले तो आपको सब एक एक वर्ड पता होना चाहिए कि फेट मनी क्या है, करेंसी मनी को कहते हैं। सर जैसे नोट्स होते हैं उन्हीं को कह रहे हैं ना इधर वो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। करेंसी मनी यूज्ड फॉर पेइंग डेप्ट, इसको पे करते हैं डेप्ट के लिए। 2 पार्ट में डिवाइड है बेटा। पहला तो फेट मनी, जिसको हमने बोल दिया है जो करेंसी मनी है। दूसरा लीगल टेंडर मनी। 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए कि हमने जो करेंसी मनी है, नो डाउट फेट मनी है, ये डेप्ट को पे करने के लिए होता। तो पहला होगा फेट मनी, इट इज द मनी used for the fate, used for the fate or order from the government, order सर फेट क्या from the होता है? government to act as money,
to act as money, it will be accepted for all the debts. यार आयुष, जो नोट छपते हैं ना आयुष, Yes, sir. जो नोट छपते हैं तो है तो वो करेंसी नोट्स, मगर उसकी जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं और जो नोट छपते हैं आरबीआई के थ्रू, वो कहलाते हैं फेट मनी और वो मार्केट में आते हैं। समझा? अच्छा सर। तो फेट मनी एक तरीके से करेंसी मनी है। करेंसी मनी तो पब्लिक यूज करती है, और जो फेट मनी है जो गवर्नमेंट ऑर्डर देती है कि इतने नोट छापिए, दैट विल बी एक्सेप्टेबल फॉर ऑल डेप्ट। मतलब कहीं पे भी कोई डेप्ट हो गया, डेप्ट का मतलब सिर्फ लोन नहीं है, डेप्ट का मतलब लोन नहीं है कि कोई चीज हम परचेज करेंगे, मान लो मैं मार्केट से मार्कर लेके आया तो उसके मैं पेमेंट करूंगा तो वो पेमेंट हो गई ना उस चीज की। तो डेप्ट का मतलब सिर्फ लोन नहीं है, ऑल टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज। दूसरा, इट कैन बी लीगली, इट कैन बी लीगली यूज्ड टू मेक पेमेंट, to make payment of debt or other obligations, or other obligations। चलिए फटाफट नोट करिए बेटा। जो मैंने आपको M1, M2, M3, M4 में लिखे थे, करेंसी एंड नोट्स विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक, वो सब आपको पता होने चाहिए, एक एक वर्ड पता होना चाहिए। यू आर इन 12th स्टैंडर्ड, पूरा क्लियर होना चाहिए। कभी मैंने बोला था कि ये थोड़ा लेंथी काम है, एक एक वर्ड मुझे 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कार्ड बनाना है, कोई मैं 50 नंबर के लिए नहीं पढ़ रहा। सर लिख लिया। हो गया बेटा? काव्या, निखिल, मृदुल? यस सर। Yes, sir. चलिए हाँ अगली जी सर। हेडिंग, हाँ जी सर। पांचवा। बेटा एक चीज मेरी बात सुन लो प्लीज, ये मैं हर एक को बोलता हूं, आपने सबने मेरी पीडीएफ चेक करी होगी, Yes, करी sir. थी चेक? बेटा पीडीएफ के अंदर Yes, sir. मैंने यस सर। अब सुनो, पीडीएफ में मैंने अपनी हैंडराइटिंग में लिखा है, तो मैं शुरू से एक बात बोलता आ रहा हूं, याद रखिए बात। जो हम अपने रजिस्टर या कुछ भी कॉपी में लिखते हैं, कुछ भी लर्न करना होता है तो अपने रजिस्टर कॉपी से ही लर्न करना। और कहते हैं कि जो अपने हैंडराइटिंग से याद करता है वो जिंदगी भर भूलता नहीं है, तो इसलिए आप अपने रजिस्टर से ही याद करिए, ना कोई बुक ना कुछ। समझे मेरी बात? ये ध्यान रखना, ये बड़ा आसान तरीका है करने का और लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। हमें आज तक याद है, एक एक चीज याद है, कैसे कैसे हमने पढ़ाइयां करी है। डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। चलिए it refers to the demand deposits of commercial bank with the public, commercial bank with the public। जो कमर्शियल बैंक है वो पब्लिक पैसा जमा कराते हैं। अब आता है
ये डिमांड डिपॉजिट क्या है? डिमांड डिपॉजिट बेटा, डिमांड डिपॉजिट, demand deposits are the deposits which can be encashed by issuing checks at any time of the account holders. Issuing check at any time by the account holder. ये होता है बेटा डिमांड डिपॉजिट। मतलब अब आपको ये भी पता है कि डिमांड डिपॉजिट क्या है, जो हमारे को चेक बुक इश्यू होती है बैंक से, तो मैं किसी भी टाइम पे उस चेक के थ्रू पैसे एनकैश या विड्रॉ करा सकता हूं। समझे बात? नेक्स्ट 6th पॉइंट, other deposit with RBI. रब कर दूं बेटा, बता दीजिए। यस सर। हाँ जी सर। सर एक हाँ मिनट, ये जी, सर। डिमांड डिपॉजिट की डेफिनेशन नहीं लिखी। 6th, other deposits with RBI. मृदुल, RBI क्या होता है बेटा? फुल फॉर्म क्या है? बैंक ऑफ इंडिया। हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बहुत ज्यादा काम आएगा ये इंडियन इकोनॉमी के अंदर, बहुत ज्यादा। इंक्लूड, नॉट इंक्लूड, ये सारे न्यूमेरिकल में यूज होते हैं। अगर आप ध्यान से अगर नहीं लिख रहे या समझ नहीं रहे, डिपॉजिट बाय RBI on behalf of foreign bank, गवर्नमेंट, फॉरेन बैंक या गवर्नमेंट, वर्ल्ड बैंक, IMF। IMF क्या होता है बेटा? इधर निखिल, IMF। सर मैं बोलूं? चल बोल। सर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जैसे सबको वर्ल्ड बैंक पता है, वैसे ही IMF है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये हो गया जो इंक्लूड होंगे डिपॉजिट्स में यहां पर। और कौन कौन से डिपॉजिट्स नहीं होंगे? डिपॉजिट्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड कमर्शियल बैंक विद RBI
कमर्शियल बैंक विद आरबीआई। तो ये आपको दोनों ध्यान रखने हैं कि अदर डिपॉजिट विद आरबीआई होगा तो फॉरेन बैंक हो सकता है, और कोई गवर्नमेंट, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, पब्लिक फाइनेंशियल, मगर डिपॉजिट विद इंडियन गवर्नमेंट एंड कमर्शियल बैंक विद आरबीआई वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमारी डील होती है सिर्फ कमर्शियल बैंक से, और कमर्शियल बैंक की डील होती है सेंट्रल बैंक से, तो इसलिए वो पॉसिबल नहीं है। चलिए, हो गया बेटा। सर सेंट्रल बैंक में तो आरबीआई आता होगा। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि जो हमने जो डिपॉजिट्स करने हैं वो सिर्फ जो हैं पब्लिक जो डिपॉजिट करेगी वो कमर्शियल बैंक में डालेगी, आरबीआई में तो अलाउड ही नहीं है। ओके सर। आरबीआई में तो अलाउड ही नहीं है। नहीं, ये गूंद के रख दो। हो गया बेटा, बता दीजिए। यस सर। यस सर। हाँ जी सर। चलिए, अब छोटा छोटा और कंसेप्ट रह गया है, उसको लिख लीजिए फटाफट, और उसके बाद पहला न्यूमेरिकल आज का 7th। सेविंग डिपॉजिट with post office saving account is not withdrawable by check। ये ध्यान रखना है आपने बेटा, चेक के थ्रू विड्रॉ नहीं हो सकता ये। एट्थ पॉइंट, M4 is the least liquid money supply। नाइन्थ बेटा, लीस्ट। नाइन्थ बेटा, नैरो मनी सप्लाई। काव्या, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। बेटा ये ना आपके प्रैक्टिकल में पूछ लेगा, नैरो मनी सप्लाई निकालिए, ये इसका मतलब है M1 और M2 निकालना है। नैरो मनी सप्लाई अगर बोलता है तो M1 M2, अगर बोलता है ब्रॉड मनी सप्लाई तो इसको बोलेंगे M3 और M4। M3 M4। तो आपके पेपर में आ सकता है कि आप नैरो मनी सप्लाई भी निकालिए और ब्रॉड मनी सप्लाई, मतलब इस तरीके से आपको दे दें मृदुल, इस तरीके से आपको दे दें कि आपको लगे यार कि पता नहीं क्या चीज पूछ लिया है जो हमने पढ़ा नहीं हुआ, तो ये भी कंसेप्ट आपको आना चाहिए। चलिए, हो गया बेटा, नोट डाउन, बता दीजिए। यस यस सर। सर। यस सर। हाँ जी सर। चलिए, पहला क्वेश्चन प्रैक्टिकल, 3 क्वेश्चंस हैं, फटाफट करते हैं 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन। पहला, कैलकुलेट M1 M2
M3 एंड M4, मतलब नैरो और ब्रॉड मनी सप्लाई दोनों निकाल लो। करेंसी विथ पब्लिक अमाउंट 40,000। दूसरा, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, विद बैंक 19,000। अदर डिपॉजिट विद RBI, अदर डिपॉजिट विद RBI 11,000 रुपए। टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, टोटल डिपॉजिट सर M1 निकल गया। विथ पोस्ट ऑफिस 22,000, 22,000 रुपए। टाइम डिपॉजिट विद बैंक, टाइम डिपॉजिट विद बैंक 1 लाख। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक डिपॉजिट 5,000 रुपए। चलिए निकालिए M1, M2, M3, M4। 2 मिनट वेट कर रहा हूं मैं, उसके बाद निकालना स्टार्ट करूंगा बेटा। सर M1 तो निकल गया है। कोई बात नहीं, बाकी भी निकाल। क्या आ रहा है और आंसर बेटा बता दो। M1 70,000। M1 70। M1 सर M1 बोलो। सर M1 70,000, M2 75,000। हाँ सर 70,000। बिल्कुल निकाला आंसर। M1 कह रहे हैं 70,000, M2 75, दोनों करेक्ट हैं। आगे चलिए। सर M3 1,75,000। बिल्कुल करेक्ट। M3 भी बिल्कुल ठीक है। सर वो 1,98,000 होगा M4। सॉल्यूशन। लास्ट वाला क्या बोल रहा है बेटा? सर 1,98,000। नहीं सर 1,97,000। 197। हाँ सर 1,97,000 सॉरी 1,97,000। 97,000 1,97,000। चलिए पहला आंसर M1 40, 19 और 11। 40, 19 और 11, अमाउंट आ गया 70। M2 आपके पास 70,000 रुपए प्लस आपने 5,000 पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक डिपॉजिट ऐड कर दिया, वो आ गया आपका 5,000, 75। यही है भाई। यस सर। Yes sir। M3 हाँ जी M3 70,000 रुपए प्लस 1 लाख रुपए का 1,70,000। सर 1,70,000। M4 आपके पास है बेटा टोटल 1,70,000 और 22,000 रुपए टोटल। 192 इज द आंसर। 1,92,000। इस जो पोस्ट ऑफिस का ये अमाउंट है वो ऑलरेडी इसमें है, तो 1 मैंने लाख वो यहाँ पे, हाँ सर। M2 प्लस कर दिया था M3 में, यहाँ जिसकी वजह से पे मेरा गलत टोटल आया था। डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस है। सर वो मैंने M3 में M2 प्लस कर दिया था 75,000, इसलिए मेरा गलत हो आ गया रहा सर। था लास्ट के। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, अब फटाफट मुझे कर दीजिए, इसी में चेंज कर रहा हूं मैं। करेंसी विद पब्लिक है मेरे पास 86,000, ये
24, 24,000 रुपए। अदर डिपॉजिट विद RBI 14,000 रुपए। 14, टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस 9,000। और अगला 40,000 का टर्म डिपॉजिट और लास्ट वाला 6,000। निकालिए आंसर बेटा। M1 M1 और M2 तो आ गया। M1 M2 M3 M4। चलिए हो गया बेटा, बताइए क्या क्या आ रहा है आंसर। सर M1 M1 आ रहा है 1,24,000। सर M2 1,24,000 1,30,000 और पहला M3 M1 है 1,64,000। 1,24,000। तो आ गया आपका आंसर सर M3 है 1,64,000 86। सर और M4 है 1,74,000। 1,73,000। ये आ गया तो 1,74,000। 1,24,000। सबसे पहला तो 120 करेक्ट है सबका। यस सर। Yes, sir. चलिए हाँ जी सर। 124 प्लस Yes. 6 यू विल 130 गेट sir. 130। फिर उसके बाद आपका 1,24,000 प्लस आपका 40,000। 40,000। Sir, 1,64,000। 1,64,000। 1,64,000। सर M4 1,73,000 हाँ सर 164 प्लस 1,73,000। 9,000। 1,73,000। आया समझ बेटा? ऐसा हाँ क्वेश्चन जी सर। एग्जाम के सैंपल पेपर में था, ऐसा क्वेश्चन। चलिए हो गया बेटा, लास्ट क्वेश्चन। Yes, sir. हाँ जी सर। चलिए लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इसका। थर्ड, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक ₹24,000, 24,000 रुपये। अदर डिपॉजिट with RBI 9,000। Time deposit with bank 11,200। Currency with public with public 32,000। Total deposit with post office ₹15,000। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक डिपॉजिट 14,000, 14,000। चलिए अब मैंने शफलिंग करके दे दिया सारा। सर M1 65,000 है और सर M2 79,000। ठीक है, बाकी M3 M4 बताइए।
क्या आ रहा है बेटा बताइए। M3 आ गया 76,200। हाँ सर। सर और M4 है 91,200। सर हो गया। Sir, done. चलिए बता दीजिए। पहला आंसर है M1 65,000, दूसरा है 79,000, 79,000। M3 26,200, 76,200, हाँ जी सर। Yes, sir. M4 91,200, 91,200। चलिए अब ये आ गया मनी सप्लाई सारा समझ यस सर। क्लियर है। Yes, जी sir. सर। यस बेटा सर। मैं सुनो, मैं टाइम ले रहा हूं मगर ये है कि रिपीट वाला काम ना हो, क्योंकि इकोनॉमिक सब्जेक्ट इज ए थियोरेटिकल सब्जेक्ट। प्रैक्टिकल वी कैन डू, फिर दोबारा हो सकता है, मगर थ्योरी पार्ट जो है वो दोबारा नहीं होगा। इंडियन इकोनॉमी का एक चैप्टर हो गया है, कोई भी नया स्टूडेंट ऐड ऑन होता है अब दोबारा नहीं होगा, इतना टाइम नहीं है कि दोबारा होगा। तो इसलिए जब भी थ्योरी हो बी अटेंटिव, क्लास अटेंड करो। न्यूमेरिकल तो चलो ये फिर भी हो जाएगा दोबारा, मगर थियोरेटिकल नहीं हो सकता। बट इन अकाउंटेंसी एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स आपने करना है, 2 से 3 बार आपको करना है, ये आपने ध्यान रखना है बेटा। चलिए क्लास को वाइंड अप कर रहा हूं, नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन करेंगे बेटा।